आज की कहानी बांग्लादेश के पहाड़ी जिले खगड़ाछड़ी के बारे में है। खगड़ाछड़ी में मुस्लिम और पहाड़ी लोगों का जीवन इस कहानी में दिखाया गया है। इसमें हमारे पड़ोसी देश भारत के त्रिपुरा राज्य के बारे में भी कुछ बातें हैं। मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप कहानी के बीच में किसी और राज्य में खो जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से अंत तक मेरे साथ रहेंगे और कहानी के अंत में हमारे खगड़ाछड़ी के भाई आशिक के लिए आपकी तरह एक टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सभी को धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। मैं खगड़ाछड़ी के पहाड़ी जिले से हूं। दोस्तों, अपनी जीवन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे परिवार में मैं और मेरी मां है और कोई नहीं है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में हमारा परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। मैंने अपनी मां को बचपन से ही पहाड़ी लोगों के घरों में काम करते देखा है। वो चकमा जनजाति के लोगों के घरों में काम करती थी और बहुत मुश्किल से कुछ पैसे कमाकर हमारे परिवार को आगे बढ़ा रही थी। मैंने सुना था कि मेरे माता पिता दोनों ने प्रेम विवाह किया था। मेरी मां का मूल घर चटगांव में था। मेरे पिता काम की तलाश में चटगांव गए थे और वहीं उनकी मुलाकात मेरी मां से हुई। इस रिश्ते के चलते मेरे पिता मेरी मां को चटगांव से खगड़ाछड़ी ले आए। उसके बाद मेरी मां कभी चटगांव नहीं गईं और ना ही उनका अपने नाना नानी से कोई संबंध रहा। शायद मेरी मां के मन में अपने नाना नानी को लेकर कोई रहस्य या दर्द था जिसे मैं अपने जीवन में कभी उनसे नहीं पूछ पाया। जब भी मैं अपने नाना नानी के बारे में पूछता, मां बहुत गुस्सा हो जाती थी और कभी भी मुझसे उनके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मैंने जन्म से पहले सुना था कि मेरे दादा दादी दोनों मर चुके थे। मेरे कोई चाचा बुआ नहीं थे। मेरे दादा के इकलौते बेटे मेरे पिता थे और मेरे पिता के इकलौते बेटे मैं हूँ। मेरे जन्म के बाद भी मेरी माँ को कई सालों तक कोई और बच्चा नहीं हुआ। मेरे पिता एक समय बीमार पड़ गए और मर गए। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता को क्या बीमारी थी, लेकिन वो पहाड़ी इलाके में बहुत बीमार पड़ गए और वहीं उनका निधन हो गया। मेरे पिता के निधन के बाद मेरी माँ के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ अपने नानी के घर भी वापस नहीं गईं। माँ मेरे साथ खगड़ाछड़ी में ही रहीं। माँ पहाड़ी लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती थी और मुझे खिला पिलाकर बड़ा करने लगी। हमारे यहाँ ज्यादा स्कूल नहीं थे। जो स्कूल थे उनमें पहाड़ी जनजाति के लोग पढ़ते थे और बंगाली बहुत कम थे। फिर भी माँ ने मुझे एक दिन स्कूल में दाखिला दिलाया। जिस स्कूल में उन्होंने मुझे दाखिला दिलाया, वहां के शिक्षक से लेकर सभी छात्र छात्राएं जनजाति के थे। मैं वहां पढ़ता था, लेकिन सब मुझे थोड़ा अलग नजर से देखते थे और मुझे उनके साथ पढ़ाई करने में ज्यादा मजा नहीं आता था। पढ़ाई मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, इसलिए मैंने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी और माँ के साथ काम पर चला गया। मेरी माँ पहाड़ी लोगों के घरों में जाती थी, झूम खेती करती थी और उनके अनानास और अन्य बागानों में काम करती थी। मैं भी बचपन से अपनी माँ के साथ पहाड़ी लोगों के घरों में काम करता था। मुझे नहीं पता कि चकमा लोग दूसरों के लिए कैसे थे, लेकिन मेरे लिए वो वास्तव में बहुत अच्छे लोग थे। सुख दुख में चकमा लोग मेरी माँ के साथ थे। अगर हमने 2 वक्त का खाना खाया है तो वो केवल चकमा जनजाति के लोगों की वजह से है। वे हमारी बहुत मदद करते थे। ऐसा करते करते मैं काफी बड़ा हो गया। बड़े होने के बाद मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई। मेरी माँ के लिए पहाड़ी लोगों के घरों में जाकर पहले की तरह काम करना अब संभव नहीं था। माँ बिल्कुल जमीन पर बैठ गई। माँ के बैठ जाने के बाद मैंने तब घर गृहस्थी की बागडोर संभाली। उस समय मैं इतना बड़ा नहीं था। मेरी उम्र लगभग 16 से 17 के आसपास थी। हालांकि मेरी उम्र 16-17 थी, लेकिन शारीरिक रूप से मैं बहुत बड़ा नहीं था। मैं बहुत छोटा था और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत खराब था। मुझे देखकर कोई भी कहेगा कि मेरी उम्र 7 से 8 साल होगी, लेकिन मेरी असल उम्र 16 से 17 के करीब थी। बहुत से लोग होते हैं जिनकी उम्र बढ़ने के बावजूद शारीरिक रूप से स्वास्थ्य नहीं बढ़ता है। मैं उन्हीं लोगों में से एक था। तो ऐसा करते करते मैं पहाड़ी लोगों के घरों में काम करता था, ये वो करता था। इसी दौरान मेरी मुलाकात चटगांव के एक भाई से हुई जिसका नाम नाजिमुद्दीन भाई था। नाजिमुद्दीन भाई से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। वो मुख्य रूप से फल का व्यापार करते थे। वो मेरे पास आकर फल खरीदते थे। मेरी मदद से वो चकमा लोगों के घरों तक जाते थे और चूंकि चकमा लोगों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, मेरी माँ उनके घरों में काम करती थी, इसलिए
वे मुझे अपने बच्चे जैसा मानते थे। मैं चकमा बस्ती में किसी भी घर में जाता हूँ, हर कोई मुझसे बहुत प्यार और स्नेह करता है। तो जब वो भाई नाजिमुद्दीन भाई आते थे तो वो मुझे अपने साथ चकमा लोगों के घरों में ले जाते थे और वहाँ से फल फ्रूट्स ये वो खरीदते थे। खरीदने के बाद वो उन्हें थोक के भाव में खरीदते थे और ट्रक में भरकर चटगांव ले जाते थे। चटगांव में ले जाकर वो उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत पर बहुत ज़्यादा पैसों में बेचते थे। यही उनका मुख्य व्यापार था। तो ऐसा करते करते मैंने नाजिमुद्दीन भाई के साथ लगभग 2 से 3 साल तक व्यापार किया। वो हर आम के मौसम में, केले के मौसम में, कटहल के मौसम में मेरे पास आते थे, मुझे लेकर चकमा लोगों के घरों में जाते थे और वहां से ताज़े फल खरीद कर ले जाते थे। उनका एक और दोस्त था जिसका नाम हबीब भाई था। तो हबीब भाई ने एक दिन मुझसे कहा कि देखो, तुम बार बार उसका पेट क्यों भर रहे हो, उसकी इतनी मदद करने की क्या जरूरत है, तुम उसे उपजाति के घरों में ले जाते हो, वो तो अकेला जा नहीं पाएगा। एक काम करो, तुम खुद ही फल खरीदो। अगर तुम फल खरीदोगे और उसे उसके पास या मेरे पास बेचोगे। तो ये बात तब मेरे दिमाग में आई कि नाजिमुद्दीन भाई जिस तरह से मेरा इस्तेमाल कर रहे थे वो मुझे उस तरह से पैसे नहीं देते थे। एक घर में ले जाने पर मुझे 50 रुपए 100 रुपए से ज्यादा नहीं देते थे। देखा जाए तो मेरी पूरे दिन की दिहाड़ी भी नहीं बनती थी। मैंने तब सोचा कि मैं ही ये व्यापार करूंगा। मैं पहाड़ी लोगों के घरों से फल खरीदूंगा और उन फलों को चटगांव बंदरगाह पर विभिन्न व्यापारियों को बेचूंगा। नाजिमुद्दीन भाई के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे फल खरीदेंगे। मेरे पास कई लोगों के फोन नंबर थे। तो मैंने तब सोचा कि मैं यही व्यापार करूंगा, लेकिन मूल रूप से इस व्यापार को करने के लिए बहुत पूंजी की जरूरत थी, बहुत पैसे की जरूरत थी, पर मेरे पास वास्तव में उतने पैसे नहीं थे। मेरी माँ के पास कुछ पैसे थे जिससे मैं थोड़ा बहुत गुजारा करता था। एक समय मैंने तब माँ से जाकर जिद की कि माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं ऐसे वैसे फलों का व्यापार करूंगा। माँ को बताने के बाद माँ ने तब मुझसे कहा कि इस व्यापार को करने के लिए तो पैसे चाहिए, एक साथ बागान खरीदना होगा, पहाड़ी लोगों को पैसे देने होंगे, चकमा लोगों को पैसे देकर मतलब पूरा बागान खरीद लेना होगा। पूरा बागान खरीदने के बाद फिर अलग अलग व्यापारी आएंगे, अलग अलग जगहों से, ढाका से, चटगांव से, और जहां से भी आए वहां से उन व्यापारियों को बेचना होगा। तो मूल रूप से पहले पूंजी की जरूरत है। तो पूंजी तो वास्तव में मुझे कोई दे नहीं रहा था। ऐसा करते करते मेरी मुलाकात चटगांव के एक और भाई से हुई जिसका नाम कलाम भाई था, और कलाम भाई ने तब मुझे पूंजी दी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें पूंजी दूंगा, तुम माल खरीदोगे और खरीदने के बाद सिर्फ मुझे इस दाम पर दोगे, दूसरों को तुम जिस भी दाम पर बेच पाओ उस दाम पर बेचोगे। पर उन्होंने मेरे लिए एक दाम तय कर दिया। तो जो दाम तय किया उस दाम पर शायद मुझे फायदा नहीं होता, लेकिन उन पैसों से मैं पहाड़ी लोगों से खरीद सकता था। तो जब मैंने उस कलाम भाई के साथ व्यापार शुरू किया, मैंने उनसे मोटी रकम के बहुत सारे पैसे लिए। पैसे लेने के बाद मैंने तब एक अनानास का बागान खरीदा, एक बहुत बड़ा अनानास का बागान खरीदा, और उन्होंने 2 ट्रक के करीब ले लिए। 2 ट्रक उनके ले जाने के बाद बाकी जो मतलब अनानास होते हैं, उन अनानास को मैंने अन्य जगहों पर, जैसे कि आपके चटगांव के विभिन्न व्यापारियों को मैंने तब ऊंचे दाम पर बेचा। ऐसे करके 1 साल व्यापार करने के बाद मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। लाभ के हिस्से से इस बार मैंने कलाम भाई का कर्ज चुका दिया। उन्होंने मुझे जो पैसा व्यापार के लिए कर्ज दिया था, मैंने तब वो पैसा उन्हें लौटा दिया। वो पैसा लौटाने के बाद मेरे पास तब बहुत सारा पैसा बचा। इसके बाद मैंने और फिर से बागान खरीदे। तब मैंने आम के बागान, कटहल के बागान, फिर विभिन्न अनानास के बागान, ये वो फलों के बागान मैंने थोक के भाव में खरीदे। मैंने पूरा पहाड़ खरीद लिया, पूरा पहाड़ में खरीदता था, खरीद कर पहाड़ी को पैसा दे देता था। इसके बाद मैं 1 ट्रक, आधा ट्रक, इतने पीस उतने पीस करके मैं तब पीस करके बेचता था। इसमें मुझे बहुत अच्छा लाभ होता था। ऐसा करते करते मेरी आय और उन्नति बहुत बढ़ रही थी। मेरी उम्र तब लगभग 22 से 23 साल के करीब थी, और 22-23 साल की उम्र में मैं काफी पैसे वाला बन गया। जो पिता कभी मेरी माँ को इतना सुख नहीं दे पाए, मैं अपनी माँ को बहुत ज्यादा सुख दे रहा था। मैंने कभी भी अपनी माँ को पैसे कौड़ी की कमी महसूस नहीं होने दी। जब माँ जो खाना चाहती, जब माँ का जो करने का मन करता, मैं वही करता। मैं माँ के साथ रहता हूँ और माँ को मैं बहुत ज्यादा प्यार, देखभाल और स्नेह करता हूँ। इस तरह समय बीतते बीतते एक समय मैंने एक अनानास का बागान खरीदा। ये एक दुर्गम पहाड़ में, मतलब मेरे इलाके से, मैं जहाँ रहता था वहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में मैंने कुल 2 अनानास के बागान खरीदे, और दोनों बागान बहुत बड़े थे। चूंकि वो थोड़ा दुर्गम इलाका था, वहाँ लोगों का बसेरा बहुत कम था। कुछ चकमा लोगों के घरबार के अलावा वैसी कोई घरबार नहीं थी।
और जो चकमा उपजाति के लोग वहां रहते थे वे सभी खसिया थे। मतलब खसिया कहने का मतलब ये कि वे हर तरह का खाना खाते थे, मतलब पहाड़ में जो मिलता था सब खाते थे। वे कभी बाजार करने के लिए बाजार नहीं जाते थे, वे बाजार का कोई सामान नहीं खाते थे। सियार कुत्ते से लेकर जो भी जंगली जानवर पाते थे वे वही खाते थे, और इसलिए हम खसिया लोगों को थोड़ा खराब नजरों से देखते थे। इसके बाद जब मैंने वहाँ घर लिया, वहाँ बागान लिया, बागान लेने के बाद मैंने तब क्या किया, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखी कि उस बागान पर जंगली जानवर बहुत हमला करते थे। जैसे सियार से लेकर विभिन्न प्रजाति के बंदर रात के समय आकर मेरे पके हुए अनानास ले जाते थे, और एक एक बंदर 2-3 करके अनानास ले जाता था, और सियार भी ले जाता था। देखा जाए तो अन्य जानवर, बहुत तरह के जानवर हैं, जंगली जानवर मेरे अनानास ले जाते थे। बाद में मैंने सोचा कि ये चूंकि थोड़ा दुर्गम इलाका है, बहुत दूर है, तो वहाँ वास्तव में ऐसा कोई इंसान भी नहीं है जिसके घर बार हो, बस्ती हो, जिसे पैसे देकर पहरा करवाऊं, वैसी भी कोई स्थिति नहीं है। मैंने तब सोचा कि क्या किया जाए, कैसे मैं अपनी बागान की रक्षा कर सकता हूँ। एक समय मैंने तब फैसला किया कि मैं खुद ही बागान की पहरेदारी करूंगा। जो भी हो, मैं खुद ही बागान की पहरेदारी करूंगा, और पहरेदारी करके मैं अपने फलों की रक्षा करूंगा। एक समय भाई मैंने खुद ही बागान की पहरेदारी करना शुरू कर दिया, और वहां रहकर मैं तब बागान की पहरेदारी कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहरा दे रहा था तो देखता था कि जंगली जानवर आते थे। मेरे हाथ में तब लाठी रहती थी, वो रहती थी, और गुलेल रहती थी। उनसे मैं तब सियार या अन्य जानवरों को भगाता था, तो और तब वे मेरे फल नहीं खाते थे। ऐसा करते करते 2 पहाड़ों में से लगभग मैंने एक पहाड़ के अनानास बेच दिए, दूसरे पहाड़ के भी लगभग आधे से ज्यादा अनानास बिक गए, थोड़े ही अनानास बचे हैं। तो उस समय मैं बागान की पहरेदारी कर रहा था, तो अचानक मेरे पास क्यों न था, मैं लेकिन फिर से बहुत अच्छी बांसुरी बजा सकता था। तो मैं फिर से रात के समय उस समय बांसुरी बजाना शुरू कर देता हूँ। पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ के ऊपर बैठकर ठंडी हवा में बांसुरी बजाने का मजा ही अलग है, और मेरी ये धुन जैसे हवा के साथ बहती बहती दूर दूर तक पहुंच रही थी। हालांकि यहाँ कोई लोगों की बस्ती नहीं थी, फिर भी मेरी बांसुरी की वो पागल कर देने वाली धुन अगर कोई सुनता तो पल भर में मेरे प्यार में पड़ जाता, मुझे ऐसा ही लगता है। इस तरह मैं हमेशा बांसुरी बजाता था। बांसुरी बजाते बजाते एक दिन अचानक मेरा ध्यान गया कि मैं जहां बांसुरी बजाता हूं वहां से बहुत दूर एक चकमा लोगों का घर है। उस घर के ऊपर हमेशा एक दिया जलता रहता है। उस दूर के घर में उस समय बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम नहीं था। पहाड़ी लोगों के किसी भी घर में बिजली नहीं थी, वे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे, और जहां मैं रहता था मतलब मेरा वो बागान जहां था वहां सौर ऊर्जा का भी इंतजाम नहीं था। वहां के सभी लोग दिया जलाते थे। दिया या फिर उनकी जो टॉर्च लाइट होती थी उसे वो बंदरबन शहर में एक दिन के लिए चार्ज करवा के आते थे, और लगभग पूरे हफ्ते उसे चलाते थे। ऐसी हालत थी। तब मैंने देखा कि वहां एक बत्ती जल रही है, संभवतः वहां कोई खड़ा रहता है। चांदनी रात थी तो चांद की रोशनी होने के कारण दूर से दिख रहा था कि उनका घर बहुत ऊंचा था। मतलब वे बांस और लकड़ी से घर को बहुत ऊपर उठाते थे, बहुत ऊपर रहते थे, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे रहने पर हिंसक जानवर उन पर हमला कर सकते थे, विभिन्न जंगली जानवर। इसलिए वे लकड़ी और बांस से घर को बहुत ऊंचा बनाते थे। नीचे वे सूअर और अपने अन्य पालतू जानवर पालते थे, और ऊपर वे खुद सोते थे। तो मुझे वहां से लगा कि कोई व्यक्ति बालकनी से लगातार मुझे फॉलो करता है। उस समय मेरे अनानास भी लगभग खत्म हो चुके थे, मेरे पास अब अनानास भी नहीं थे। तो एक दिन मैंने क्या किया, मतलब लगभग रात के 2 या 3 बजे होंगे। उस समय मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिलता था, मतलब पूरी तरह से शून्य नेटवर्क, कोई नेटवर्क नहीं। इसलिए मैं वहां गाने भी नहीं सुन पाता था, बस जाता था बांसुरी बजाकर समय बिताता था। फिर एक दिन मैं चलते चलते उस घर की ओर गया, और घर की ओर जाने के बाद मैं जहां खड़ा हुआ वहां से घर दिख रहा था, और मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि घर की बालकनी में एक लड़की खड़ी है, पहाड़ी लड़की, और पहाड़ी पोशाक पहनकर खड़ी है। वो लड़की एक ही नजर में दूर से मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं एकटक उसके चेहरे को देखता रहा, वो भी वहां से मेरी ओर देखती रही। काफी देर देखने के बाद लड़की तब घर के अंदर चली गई। जब वो घर के अंदर चली गई तो मैं तब वापस यहां चला आया। अगले दिन ठीक उसी तरह शाम के समय वहां का एक लड़का है जिसका नाम रखाई है। रखाई से मेरी थोड़ी बहुत अच्छी जान पहचान है, वो उपजाति का लड़का है रखाई। तो अगले दिन जब रखाई शाम के समय मेरे पास आता था तो मैं उसे अनानास खिलाता था, और उसके साथ मेरा एक ठीक ठाक रिश्ता बन गया। मैंने तब रखाई से पूछा कि रखाई, वो जो घर देख पा रहा है? उसने कहा। मैंने कहा, इस घर की बालकनी में एक लड़की कभी कभी खड़ी रहती है, क्या उस घर में कोई लड़की है?
तब उसने मुझे बताया कि हाँ, इस घर में एक लड़की है जिसका नाम निबिली है। निबिली चकमा नाम की एक लड़की है। तो ये लड़की का घर है, पर ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर है। हमारे पहाड़ी लड़कियों में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें ये लड़की सबसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन लड़की दिखने में काफी हद तक बंगालियों जैसी है, जैसे हमारे चकमा लोगों के जैसे चेहरे होते हैं, पर इस लड़की का चेहरा वैसा नहीं है। लड़की दिखने में बहुत सुंदर है, देखने पर लगेगा जैसे तुम लोगों की बंगाली लड़की हो। इस तरह रखाई ने तब मुझसे बातें कही। रखाई की बातें सुनने के बाद मेरे मन में इस लड़की को देखने की एक तरह की जिज्ञासा पैदा हुई कि रखाई ने जो कहा कि लड़की दिखने में इतनी सुंदर होगी, और ये सब बातें सुनने के बाद मेरे अंदर तब इच्छा हुई कि मैं एक बार के लिए ही सही निबिली को देखूंगा। तो निबिली को देखने के लिए मैं अगले दिन, मेरे अनानास सब खत्म हो चुके थे। बागान में जितने अनानास थे सब अनानास बेच दिए थे। मेरे पास अब अनानास नहीं थे। मैं इसके बावजूद केवल इस निबिली को देखने के लिए उस पहाड़ी इलाके में जाकर खड़ा रहता था। हर रात को खड़ा रहता था, और वो आती थी, वो तब बालकनी में खड़ी रहती थी। इस तरह 1 दिन 2 दिन 3 दिन होने के बाद मैंने एक दिन रखाई से पूछा कि रखाई, ये लड़की पढ़ सकती है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा लिख सकती है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा बंगाली भाषा में बात कर सकती है? उसने कहा हाँ, तुम लोगों की भाषा थोड़ी थोड़ी समझती है, पर उतनी अच्छी नहीं समझती। थोड़ी बहुत समझती है, पर उतनी अच्छी नहीं समझती। तब मैंने रखाई से कहा कि रखाई देख, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं तेरे साथ इतने दिनों से चलता हूँ, और तू चकमा होने के बावजूद मेरा तेरे साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरी तुझसे एक गुजारिश है, क्या तू मानेगा? उसने मुझसे कहा कि हाँ, मानूंगा। मैंने कहा मैं इस निबिली से बात करना चाहता हूँ, तू जो उससे बात करना चाहता है तू मेरी उससे थोड़ी बात करवा दे। दोस्त ने मुझसे कहा ठीक है, मैं बात करवा दूंगा, लेकिन कैसे? वो तो घर से बाहर नहीं निकलती, हमेशा घर के अंदर ही रहती है, वो घर से बाहर नहीं आती। मैंने तब कहा अगर तू कोशिश करेगा तो तू कर पाएगा। मैंने तब उसे कुछ पैसे दिए। पैसे देने के बाद मैंने कहा कल शाम के बाद तू निबिली को मुझे एक जगह ले आएगा। मैंने एक जगह का पता दिया। उसने मुझसे कहा मैं ला पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ये बात कहने के बाद अगले दिन रखाई को मैंने जो पता दिया था उस पते पर मैं खड़ा था। शाम का समय था, लगभग 7 बजे होंगे। मेरा दोस्त रखाई तब निबिली को ले आया, और चकमा पोशाक पहने हुए एक लड़की बहुत सुंदर तरीके से सज धज कर मेरे सामने आई, जिसे एक नजर में कोई भी देखेगा तो पागल हो जाएगा। अद्भुत सुंदर चेहरा लिए लड़की जब मेरे सामने आकर खड़ी हुई, मैं उसके चेहरे को देखता रहा। एक ही नजर में जैसे मैं उसके प्यार में पड़ गया था। वो धीरे धीरे मेरे सामने आई। सामने आने के बाद मैं उसकी ओर देखता रहा। मैंने तब अपनी भाषा में बात की। ये लड़की तब मुस्कुराती रही, कुछ नहीं बोली। मैंने रखाई से कहा रखाई तू थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जा, मैं थोड़ी देर उससे बात करता हूँ। ये कहने के बाद रखाई थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। मैं वहां खड़ा खड़ा लड़की से बात कर रहा था। मैंने कहा मैं शायद 10 बातें बोलता तो वो 2 से 3 सवाल, मतलब 2 से 3 बातें समझती थी, और जो समझती थी उनका भी बंगाली में जवाब देती थी। वो बहुत मुश्किल से बहुत अच्छी बंगाली भाषा में बात नहीं कर पाती थी। बाद में मैंने कहा बस मैंने यही कहा कि मैं हर दिन यहाँ आऊँगा और तुम रखाई के साथ इस जगह पर आना। आने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा और तुमसे बात करूँगा। इस तरह मैंने उस दिन लड़की से लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। आधे घंटे बातचीत करने के बाद मैंने रखाई से कहा ठीक है उसे ले जा। रखाई तब उसे ले गया, उसके घर ले गया। और इसके बाद लगभग हर दिन शाम के बाद मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी। मेरी इस मोटरसाइकिल से मैं सीधा रखाई के घर चला जाता था, रखाई को लेता था, और रखाई को लेने के बाद मैं उस नदी किनारे जाकर खड़ा हो जाता था। उसी तरह रखाई जाकर निबिली को ले आता था। आने के बाद मैं उससे वहाँ खड़े खड़े बात करता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हमेशा ऐसे बात करते करते एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। घने अंधेरे की उस रात में, पहाड़ी वातावरण में, मनमोहक वातावरण में मैंने तब जब उसका हाथ पकड़ा तो उसका शरीर बहुत शीतल हो गया। मेरा हाथ पकड़ा, मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो लगा जैसे मैंने किसी फोम को छुआ हो, बिल्कुल नर्म रुई जैसा। उसके हाथ को छूने के बाद मैंने उसे खींचकर अपने गले लगा लिया। अभी तक आई लव यू ये बात नहीं कही गई थी। गले लगाने के बाद मैंने अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर पहली बार उसे कहा निबिली मैं तुम्हें प्यार करता हूं। वो तब मेरी ओर देखती रही। मुझे नहीं पता कि उसे मेरी आई लव यू ये बात समझ आई या नहीं। मेरे मन के मुताबिक उस दिन मैंने उसे प्यार किया, लेकिन वो कोई आवाज नहीं करती, किसी भी तरह का कुछ नहीं कहती। इसके बाद से मैं लगातार रखाई के जरिए निबिली को अपने पास लाता था और एक एक अक्षर 2-2 अक्षर करके उसे बंगाली भाषा में बात करना सिखाता था। ऐसा करते करते बहुत दिनों तक उससे बातचीत करने के बाद एक समय वो लगभग बंगाली भाषा में बात करने में बहुत हद तक पारंगत हो गई। वो बहुत सुंदर तरीके से बंगाली भाषा में बात कर सकती थी।
वो जब बंगाली भाषा में बात करती थी तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि बहुत सालों बाद शायद अल्लाह ने मेरी ओर देखा है। मैं ऐसे ही एक इंसान को अपने मन में चाहता था, जिस इंसान को मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा, अपने हिसाब से तैयार करूंगा, अपने हिसाब से प्यार करूंगा। जो इंसान सिर्फ मुझे जानेगा, सुनेगा, समझेगा, मेरे अलावा कोई और इंसान उसके अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक जैसा मैं चाहता था वैसा ही मुझे मिला। मुझे नहीं पता कि निबिली को कोई इंसान देखेगा तो विश्वास करेगा या नहीं कि वो उपजाति की है। अगर मैं उसे सच में ना दिखाऊं या उसके बारे में ना बताऊं तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि निबिली एक उपजाति की लड़की है। देखने पर लगेगा वो पूरी तरह से बंगाली लड़की है। बिल्कुल आंखें, नाक, होंठ सब कुछ बंगालियों जैसा। बस बोलने की भाषा पहाड़ी थी। तो खैर, मैं तब उस बोलने की भाषा को बदलने की कोशिश कर रहा था। इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की कोशिश से मेरी प्यारी निबिली तब पूरी तरह से बंगाली भाषा में बहुत अच्छी तरह से बात कर सकती थी। उसकी बंगाली सुनकर मैं खुद भी मुग्ध हो जाता था। इस तरह बहुत दिनों तक, लगभग 1 से 2 साल तक निबिली के साथ मेरा ये रिश्ता रहा। और ये हर रिश्ता रखाई नहीं बनवाया। मैं रखाई के पास जाता था, रखाई उसे ले आता था और वो पहरा भी देता था। मैं जंगल के अंदर बैठकर उससे बात करता था, बाहर जाकर रखाई पहरा देता था। ऐसा करते करते कई बार उसके साथ मेरा शारीरिक संबंध भी बन गया, पर ये रखाई नहीं जानता था। रखाई हमेशा मुझसे कहता था कि उसके साथ कोई रिश्ता मत बनाना, अवैध संबंध या ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि वो हमारे धर्म की लड़की है, तो उसे प्यार करता है और इसलिए मैं उसे ले आता हूं, लेकिन कभी ऐसे काम मत करना, और लड़की की उम्र बहुत कम है, ऐसा वो मुझे कहता था। इसलिए मैंने रखाई से ऐसी बातें नहीं कही, लेकिन उसके साथ मेरा अवैध संबंध कई बार बना। ऐसा करते करते मेरे परिवार से तब मेरी माँ मुझे शादी के लिए दबाव दे रही थी, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और मेरे घर में कोई नहीं था। मैं तब व्यापार कर रहा था, विभिन्न जगहों पर पहाड़ खरीद रहा था, बागान खरीद रहा था, मैं अच्छे पैसे कमा रहा था। तो मेरी माँ ने तब फैसला किया कि वो मेरी शादी करवा देगी, ऐसे मुझे बाहर नहीं रखेगी, शादी करवा देगी। तो जब वो मेरी शादी करवा रही थी, मेरी माँ विभिन्न जगहों पर लड़की ढूंढ रही थी। तो अब मैं अपनी माँ को ये नहीं बता सकता था कि मुझे एक चकमा लड़की पसंद है जिसका नाम निबिली है। अब निबिली का नाम सुनते ही माँ बहुत गुस्सा हो जाएगी, मुझे किसी भी तरह से नहीं मानेगी, और ये मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं एक मुस्लिम लड़का होकर कैसे एक चकमा आदिवासी लड़की से शादी करूंगा, और ये तो निबिली का परिवार भी नहीं मानेगा, मेरा परिवार भी नहीं मानेगा। तब मैंने इस बारे में निबिली के साथ अकेले बैठकर बात की। मैंने उसे कहा, देखो, मेरे परिवार से मेरी माँ मुझे शादी के लिए इस तरह से दबाव दे रही है कि वो मेरी शादी करवा देगी, पर मैं अब क्या करूं, तुम मुझे बताओ। जब मैंने उदास होकर उसे अपने दुख की बातें बताई तो वो मुझसे कहती है, तुम शादी कर लो, ऐसे कहती है। मतलब जब वो मुझसे कहती है कि मैं शादी कर लूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि उसे वास्तव में नहीं पता कि अगर मैं शादी करूंगा तो क्या करूंगा। वो इतनी भोली भाली लड़की थी, उसे सभ्य दुनिया के बारे में कोई अनुभव नहीं था, और मैंने उसे कभी भी पहाड़ी लोगों के क्षेत्रीय कपड़ों के अलावा कोई और पोशाक पहने या कोई और पोशाक पहने हुए नहीं देखा था। वो हमेशा पहाड़ी लोगों के उन धार्मिक कपड़ों को ही पहनती थी, उनके सुरक्षित कपड़े। तो वो मुझसे कहती है, तुम शादी करो, कोई बात नहीं। मैंने तब उसे समझाया कि अगर मैं शादी करूंगा तो ऐसा ऐसा होगा, मेरी पत्नी होगी, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, वो लड़की मुझे पकड़ेगी, मुझे छुएगी। इसके बावजूद निबिली वास्तव में बहुत अच्छी तरह से नहीं समझती थी। खैर, एक समय में उसे समझाने में कामयाब रहा कि अगर मैं किसी और से शादी करूंगा तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा, और मैंने उसे शादी करने का पूरा प्रस्ताव दिया, लेकिन वो किसी भी तरह से राजी नहीं होती थी। मतलब राजी नहीं होती थी कहने का मतलब ये कि उसे वास्तव में समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है। एक समय जब मैं उसे समझाने में असफल रहा तो मैंने तब रखाई की मदद ली कि रखाई ने मुझे निबिली के साथ संबंध बनवाया और निबिली को हर दिन उसके घर से बुलाकर मेरे साथ 1 घंटा रहने का मौका दिया। मैंने उस रखाई से कहा कि रखाई, ऐसी ऐसी घटना है, मुझे निबिली अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है कहने का मतलब ये कि तू सब कुछ जानता है, मैं उसे लेकर भाग जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा परिवार मुझे शादी के लिए दबाव दे रहा है, तो मैं निबिली को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। मैं निबिली को कहीं और ले जाऊँगा, अपने इलाके में ले जाऊँगा और ले जाके मैं उससे शादी करूँगा। तू एक काम कर, तू निबिली को समझा, मैं तो अपनी तरह से समझा रहा हूँ, उसे समझ नहीं आ रहा है या क्या है मुझे नहीं पता, तू थोड़ी उससे बात कर। और जब ये बात कहने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि रखाई का मुंह काला पड़ गया। मतलब वो बहुत खुश और मुस्कुराता हुआ था, लेकिन जब मैंने कहा कि निबिली को लेकर भाग जाऊंगा तो तब उसका चेहरा कुछ काला पड़ गया। जो भी हो,
अगले दिन जब मैं शाम के बाद फिर से आया और कहा कि निबली को बुला ला, तो वो गया और निबली के बिना ही चला आया। आज लगभग 2 साल से निबली के साथ मेरा रिश्ता है। कभी भी रखाई निबली को लाने गया हो और खाली हाथ लौटा हो, ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा निबली को लेकर ही घर से आता था। लेकिन आज रखाई अकेला चला आया। जब मैंने पूछा निबली कहाँ है, तो वो बोला मैं उसे नहीं ला पाया, वो नहीं आई। मैंने कहा क्या कहा? वो नहीं आई? वो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा उसके साथ इतना मधुर रिश्ता है। ये 1-2 दिन का नहीं, लगभग 2 साल से भी ज्यादा समय का है, तो फिर वो क्यों नहीं आएगी? रखाई तब भी वही बात कह रहा था, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आएगी, लेकिन वो नहीं आती। मैंने उसे कई बार आने के लिए कहा, आने की बात बार बार कही, पर वो एक ही बात कह रही थी, मैं नहीं जाऊंगी। तब मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया। मैं आदिवासी लोगों के घर जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे इलाके में, पर ये इलाका तो मेरे लिए बहुत दूर है। ये मेरे इलाके से बहुत दुर्गम पहाड़ की ओर है। तो वहाँ उनके घर जाने पर वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, मुझे घर में घुसने नहीं देते, मुझे मारते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने रखाई के हाथ पैर पकड़े, रोया, गिड़गिड़ाया कि रखाई जैसे भी हो, तू निबली को थोड़ा समझा बुझा कर मेरे सामने ले आ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। वो इलाका ऐसा नहीं था मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का कोई इंतज़ाम। अगर मैं कहता तो शायद वो विश्वास भी नहीं करता। मैं जानता हूँ वो इलाका अभी भी ऐसा इलाका है जहाँ लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, पर वहाँ के कई लोग मोबाइल फ़ोन जानते ही नहीं हैं। कई लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन जानते ही नहीं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल भी नहीं करते। और वहाँ रखाई के साथ, मतलब इस निबली के साथ संपर्क करने का मेरा कोई और रास्ता नहीं था। मैं अब निबली से संपर्क नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह दिन बीतते गए, पर निबली से मेरा कोई संपर्क नहीं हो रहा था। और मैं शाम के बाद जिस जगह खड़ा होकर निबली को पहले देखता था, उस बालकनी में वो अब नहीं आती थी। वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। एक दिन मैं कमरे के अंदर बंद होकर रोया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह मैं रोया, गिड़गिड़ाया। और एक दिन जब मैं रखाई के घर गया, तो उस दिन रखाई ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने मुझसे कहा, निबली तुमसे मिलना नहीं चाहती, वो तुमसे मिलने नहीं आना चाहती, लेकिन तुम क्यों हर दिन बेशर्मों की तरह उससे मिलने आते हो और मुझे परेशान करते हो। मैं तुम्हें आज बता देता हूँ, आज के बाद तुम इस इलाके में नहीं आओगे। और मैं भी निबली के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं देखना चाहता। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे धर्म की कोई लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करे या किसी दूसरे धर्म के आदमी के पास चली जाए। ये बात मैंने तब पूरी तरह से समझ ली कि शायद रखाई ने ही निबली को रोक रखा है मेरे पास आने से। लेकिन रखाई के बिना तो निबली को पाने का मेरा कोई और रास्ता खुला नहीं है। मैं किसी और के जरिए निबली को नहीं पाऊंगा। एकमात्र रखाई ही निबली के साथ मेरे रिश्ते को जोड़ सकता है। मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया, बहुत परेशानी में पड़ गया। दिमाग में तब कुछ भी नहीं था। एक चीज़ तब दिमाग में घूम रही थी कि किसी भी कीमत पर मुझे निबली चाहिए। जीने के लिए मुझे निबली की बहुत ज़रूरत है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मन खराब किया, चिल्लाया, चीखा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना मैं अपने दुख की बात माँ को बता पाया, ना किसी और को। एकमात्र बताने की जगह रखाई था, लेकिन उसके पास जाने पर भी उसने मेरे साथ उसी तरह बुरा व्यवहार किया। उसके ज़रिए भी मुझे कोई मदद, सहयोग कुछ भी नहीं मिला। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। मैं अब रखाई को देखने के लिए, निबली को देखने के लिए उस दुर्गम पहाड़ पर नहीं जाता था। लगभग 10-15 दिन बाद जब मैं रखाई को देखने के लिए रखाई के घर गया, और तब मुझे एक बात पता चली जिसे जानने के बाद मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं चिल्लाकर रो पड़ा जब मुझे पता चला कि मेरे उस विश्वास पात्र दोस्त रखाई ने निबली से शादी कर ली है, और कुछ दिनों पहले ही उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पारिवारिक रूप से उनकी शादी हुई है। और ये समझते ही मुझे लगा कि अगर मैं कभी रखाई को पाऊंगा तो मैं रखाई को दफना दूंगा। वो मेरे साथ इतनी बड़ी बेईमानी कैसे कर सकता था? वो मेरा अपना इतना करीबी दोस्त था जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा विश्वास करता था। पैसे कौड़ी जब भी जो लगते थे, मैं अपने बागान के लगभग सारे पैसे उस समय रखाई को दे देता था, क्योंकि रखाई है मतलब निबली है, मैं ये मानता था। लेकिन वही रखाई निबली से शादी करेगा, ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। तो राखाई इलाके के अन्य चकमा लड़कों के साथ तब मेरा अच्छा खासा संबंध हो गया, और संबंध होने के बाद मैं लगभग उस इलाके में जाता हूँ। हालांकि राखाई मुझे जाने के लिए मना करता है, लेकिन दूसरे लड़के राखाई से झगड़ा करते हैं कि वो आएगा हमारे इलाके में, तेरी क्या समस्या है, तू तो रोक नहीं सकता। तो इसके बाद जब दूसरे लड़के राखाई पर नाराज होते हैं, राखाई तब मुझे और नहीं रोकता।
मैं तब लगभग हमेशा उस राखाई इलाके में जाता हूँ और वहाँ अन्य लड़कों के साथ ताश खेलता हूँ, ये वो करता हूँ, सिर्फ निबीली को एक झलक देखने के लिए। निबीली को अगर मैं किसी भी तरह से किसी जगह एक नज़र देख पाऊँ तो मेरा वहाँ कष्ट उठाकर आना और इतना त्याग, इतनी तपस्या, सब कुछ पार हो जाएगा, मैं सब कुछ से बच पाऊंगा। निबीली के लिए तब मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं तब पहाड़ के मध्य में मैं और राखाई के अन्य दोस्त मिलकर ताश खेलते थे। इस तरह 10-15 दिन ताश खेलने के बाद एक दिन शाम को राखाई तब आता है हमारे साथ ताश खेलने के लिए। राखाई लेकिन फिर से बहुत अच्छी तरह से ताश खेलना जानता था, तो हम तब वहाँ पैसे से ही खेलते थे, मतलब पैसे लगाकर खेलते थे, जिसे एक तरह का जुआ कहते हैं, वैसा जुआ ही खेलते थे। तो वहाँ जुआ खेलते खेलते एक दिन राखाई आकर कहता है कि वो खेलेगा, और राखाई के साथ तब मेरा संबंध ऐसा हो गया था कि राखाई के साथ निबीली के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, मतलब निबीली के संबंध में कोई बात नहीं की जाएगी। निबीली उसकी पत्नी है और इस संबंध में कोई बात नहीं होगी। उसके साथ उस तरह ताश खेलता हूँ, पर राखाई हालांकि ताश खेलता था, पर ताश खेलना उतना अच्छी तरह से समझता नहीं था, उस तरह से नहीं जानता था। इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन खेलते खेलते मुझे लगता था कि अगर मुझे एक मौका मिल जाए मैं राखाई को मार डालूंगा। मतलब उसे मार डालने से मुझे लगता था कि मेरे दिल को शांति मिलेगी, क्योंकि उसी के कारण मैंने निबीली को खोया। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, और इस विश्वासघाती को अगर मैं दुनिया से हटा सकूं तो मेरी अंतरात्मा को शांति मिलेगी, ये सोचकर मैं हमेशा उसके साथ खेलता था। और खेलते खेलते एक दिन वो हमसे बहुत पैसे का कर्जदार हो गया, मतलब वो हमेशा हार कर हमसे उधार लेता था। एक स्थिति में उस दिन उसने नशा किया था, मतलब नशा किया था कहने का मतलब ये तो असल में उनके लिए नशा नहीं है, सभी लोग दरअसल मतलब शराब पीते हैं, जितने भी वो आदिवासी लोग हैं। लेकिन उसी बीच राखाई ने शायद उस दिन थोड़ा ज्यादा पी लिया, बहुत ज्यादा पीता है, और पीने के बाद वो पागलपन करने लगता है और वो खेलेगा, उसे पैसे चाहिए। बाद में वो मुझे कहता है कि तू जो मांगेगा मैं वही दूंगा, पर तुझे मुझे मतलब पैसे देने होंगे। ये कहकर तब वो मेरे पास पैसे लेता है। वहाँ और कई चकमा लड़के होते हैं। जब मैंने सबसे कहा कि ठीक है तू मुझे क्या देगा अगर मैं तुझे पैसे दूं, वो तब अचानक कहता है, मतलब वो तो जानता ही था कि निबीली के साथ मेरा एक संबंध था, मैं निबीली से प्यार करता था। वो तब मुझे उन सबके सामने कहता है जा तुझे निबीली को दे दूंगा। मैं तब दूसरे लड़कों को गवाह बनाया कि देखो ये कह रहा है कि ये निबीली को दे देगा, अपनी पत्नी को दे देगा। वो कहता है हाँ, अगर मैं आज हार जाता हूँ, तेरे पैसे अगर मैं नहीं दे पाता, तो मैं कल एक समय देता हूँ कि रात 8 बजे से पहले वो निबीली को लाकर मेरे हाथ में सौंप देगा। वैसी एक बात वो मुझे देता है। देने के बाद तब दूसरे लड़के मिलकर तब हम खेलना शुरू करते हैं। राखाई के साथ तब मैं एक ताश खेलता हूँ, और अल्लाह की असीम कृपा से उस दिन भी राखाई तब हार जाता है। और राखाई के हार जाने के बाद सारे लड़के तब मेरे पक्ष में थे, क्योंकि पहाड़ी लड़के हैं, वे सब मेरे पक्ष में हैं। वे मेरे कहने पे उठते और बैठते हैं, क्योंकि मैं उनके ऊपर बहुत पैसा लुटाता था, मतलब बहुत पैसा वैसा उन्हें देता था, इसलिए सभी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं। मेरे प्रति सबका बहुत लगाव और प्यार है। उस वजह से सब तब कह रहे हैं कि राखाई को अपनी पत्नी जरूर दे देनी होगी। अगले दिन मैं बिल्कुल दोपहर के समय चला गया राखाई के इलाके में, सभी लड़कों को इकट्ठा किया कि देखो ऐसी ऐसी घटना हुई, राखाई ने तो कहा है कि वो अपनी पत्नी को मेरे पास ला कर देगा। और मैंने सबको कहा भी कि देखो मैं तुम्हें सुअर खिलाऊंगा, मतलब जिसे जंगली सुअर का मांस कहते हैं वो खिलाऊंगा उन्हें, और साथ में शराब की व्यवस्था कर रहा हूँ कि देखो मैं तुम सबको 3 सुअर काट दूंगा, मतलब 3 सुअर काटूंगा, काट कर तुम्हें खिलाऊंगा, और उसी तरह तुम लोगों को मैं शराब भी पिलाऊंगा। मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ, विदेशी शराब की व्यवस्था करता हूँ कि तुम लोग ये कहो जैसे भी हो राखाई पर दबाव डालो और राखाई से निबीली को लाकर दे दो। और ये कहने के बाद वे तब क्या करते हैं, रात के समय मज़े मस्ती करते हैं। मैं एक घर किराए पर लेता हूँ, मतलब एक घर ठीक करता हूँ। उस घर के अंदर मैं तब शराब पीने के लिए सारी व्यवस्था करता हूँ। लड़के जाकर राखाई को धमकाते हैं, डांटते हैं, और रात के लगभग 11 बजे राखाई तब निबीली को घर से लेकर आता है। मेरे साथ बात करेगी कहकर कहता है कि आशिक आया है, बहुत रो रहा है, उसे बहुत बुरा लग रहा है, वो तुमसे थोड़ी देर मिलेगा। ये कहने के बाद तब निबीली को राखाई खुद ही लेकर आता है जहां लड़के शराब पीते हैं उस जगह पर, और लाने के बाद राखाई खुद ही कहता है तू उससे बात कर, वो जाएगी या नहीं मुझे नहीं पता। बाद में मुझे पास में खड़ा करके तब कई महीनों बाद, लगभग 2 से 3 महीने बाद मेरी तब निबीली से मुलाकात होती है। इतने महीनों तक मैं उसे देख नहीं पाया। उसे एक झलक देखने के लिए मैंने कितनी दीवानगी की है, कितने सड़कों पर भटका हूँ, कितने पहाड़ों पर्वतों पर चला हूँ, कितने दिन रात दुर्गम पहाड़ों में बिताए हैं।
ये मैं अल्लाह के सिवा किसी को बताकर समझा नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने प्यार के इंसान को एक झलक के लिए देख नहीं पाया था। उस दिन जब वो पहली बार मेरे सामने आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल को शांति मिल गई है। अगर मेरी सारी धन संपत्ति सब कुछ भी चला जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता, पर उसे पाने के बाद मेरे दिल को बहुत शांति मिली। तो वो मेरे पास आई, आने के बाद बैठी। मैंने तब उसे गले लगाया और कहा, निबिली तुम मेरे साथ चलो, मैं चला जाऊंगा। वो मुझे कहती है, राखाई ने मेरे माता पिता को कहा कि मेरा तुम्हारे साथ संबंध है, ये कहकर उसने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने निबिली के मुंह से सुन पाया कि राखाई ने भी बहुत धोखा किया है, उसके माता पिता को उल्टी सीधी बातें समझाकर, मतलब निबिली के माता पिता को उल्टी सीधी बातें समझाकर राखाई ने निबिली से शादी की। ये मैंने निबिली के माध्यम से सुन पाया। बाद में मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे कहती है, राखाई मुझे जाने नहीं देगा, वो मुझे जो भी करे मुझे जाने नहीं देगा। मैंने तब कहा, तो सुनो, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें जैसे भी हो लेकर जाऊंगा। इसके बाद मैंने राखाई को अंदर भेजा। अंदर जाकर सबको कहा कि राखाई को शराब पिलाओ, और सबने तब उस सुअर के मांस के साथ राखाई को ज़बरदस्ती शराब पीने को कहा, और राखाई तब शराब पीता है। और निबिली लेकिन तब तक यहाँ खड़ी थी। राखाई जब घर के अंदर घुसकर शराब पीता है, एक स्थिति में राखाई बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है और होकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। निबिली लेकिन तब तक वहीं रहती है। तब मैं निबिली को लेकर उस पहाड़ी इलाके से भागना शुरू करता हूँ। उस दिन मैं बाइक के पास नहीं जाता, क्योंकि बाइक के पास जाने पर शायद राखाई ने वहाँ लोग रखे हों, या राखाई शायद मुझे रोक सकता है बाइक की आवाज़ सुनकर, इसलिए बाइक को मैंने वहाँ स्टार्ट नहीं किया। उस जगह बाइक छोड़कर मैं तब निबिली को लेकर पहाड़ के नीचे से झुरमुटों के बीच दौड़ना शुरू करता हूँ। इस तरह पहाड़ी इलाके में दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते मैं एक झुरमुट के अंदर गिर जाता हूँ, और वहाँ बहुत पानी है, चारों तरफ पहाड़ और मध्य में पहाड़ का जो झुरमुट, ऐसे झुरमुट में गिरता हूँ। उस पानी और मैं और निबिली उसी तरह इस समुद्र जैसे बहुत बड़े पानी के एक झरने को पार करके उस पार जाते हैं, और वहाँ से मैं तब दौड़ना शुरू करता हूँ। दरअसल मैं भी चल रहा हूँ, निबिली भी दौड़ रही है मेरे साथ, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये लेकिन नहीं पता, मतलब किस जगह जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं ये लेकिन नहीं पता, पर दौड़ रहे हैं। एक और एक के बाद एक पहाड़ पार कर रहे हैं, एक के बाद एक पहाड़ पार कर रहे हैं। बहुत सारे पहाड़ पार करने के बाद धीरे से तब सूरज देख पा रहा हूँ। सुबह सूरज को थोड़ा थोड़ा करके देखा जा रहा था। पूरब का आसमान थोड़ा थोड़ा करके लाल रंग का हो रहा था, लगा कि सूरज उगेगा। एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर मैंने तब निबिली को गले लगाया। मैंने तब निबिली को गले लगाकर एक पहाड़ के सहारे खड़ा हो गया और सूरज के लिए इंतजार कर रहा था। एक स्थिति में थोड़ा थोड़ा करके सूरज मामा झांकने लगते हैं। सूरज मामा का चेहरा देखने के बाद मैंने समझा कि सुबह हो गई है, और सुबह हो जाने के बाद तब धीरे धीरे करके रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं। समझ पाता हूँ कि मैं राखाई के इलाके से बहुत दूर आ गया हूँ, बहुत दूर। थोड़ा थोड़ा करके रास्ता निकालकर तब मैं देखता हूँ कि मैं ठीक इंडिया के बॉर्डर के करीब आ गया हूँ, मतलब इस पार बॉर्डर मतलब उस पार बॉर्डर। मैं तब इस पार तब सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए, कैसे क्या करूँ। और तब सोचा कि अगर मैं निबिली को लेकर फिर से वापस खागड़ा छड़ी लौटता हूँ, राखाई लेकिन मेरे घर बार का उस पते का सब कुछ जानता है। राखाई ज़रूर मेरे घर बार जाएगा और वहाँ जाकर मुझे वो ढूंढ निकालेगा। और तब वो तार का बाड़ था, तार का बाड़ भी पार नहीं कर पा रहा था। इस तरह सुबह के समय मैं और निबिली ऐसे चल रहे हैं कि बाढ़ कैसे पार किया जाए। ऐसा करते करते एक छेद मिलता है, एक सुराख मिलता है, और शायद यहाँ से वे चोरी का माल पार करते हैं या ऐसा ही कुछ। वो मिलने पर मैं तब निबिली को लेकर उसके अंदर से इंडिया में घुस जाता हूँ, और उस इंडिया के जिस राज्य में मैं घुसता हूँ उस राज्य का नाम त्रिपुरा था। त्रिपुरा के उस राज्य में तब घुस जाता हूँ। घुस जाने के बाद मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है और किसी से संपर्क मैं कर नहीं सकता। त्रिपुरा शहर की ओर तब चला जाता हूँ, हाथ में लेकिन तब 1 रुपया भी नहीं है। और तब मुझे अचानक मेरे दोस्त निर्मल राय की याद आती है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम निर्मल है, खागड़ा छड़ी शहर में ही रहता है, मेरा बहुत करीबी दोस्त है। मैं तब उसका नंबर मुझे याद ही था, तो मेरे पास लेकिन फ़ोन भी नहीं था। ये जो भागदौड़ की है, पता नहीं कहाँ मेरा मोबाइल फ़ोन भी गिर गया है। तो निर्मल का नंबर याद होने के कारण त्रिपुरा शहर के करीब आने के बाद एक बंगाली भाई, बंगाली मतलब उनका घर बांग्लादेश में है, वो यहाँ व्यापार करते हैं और वो भी अवैध रूप से आए हैं। और इस शहर में जितने भी बंगाली लोग हैं वे लगभग सभी अवैध रूप से इस देश में एंट्री लेते हैं और एंट्री लेकर वे वहाँ व्यापार वाणिज्य करते हैं। एक समय वे यहाँ से चले जाते हैं। तब उस भाई की मदद और सहयोग से मैं तब निर्मल से संपर्क करता हूँ और संपर्क करके निर्मल को कहता हूँ कि देख, मैं जानता था कि इंडिया में तेरे बहुत जान पहचान वाले दोस्त यार हैं। मैं तब निर्मल को फ़ोन करके कहता हूँ कि देख, ऐसे एक जगह आया हूँ, ऐसे फंस गया हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर।
तब वो मुझे एक आदमी का पता देता है, मतलब वो मुझे पता देता है, मैं कागज पर लिखता हूँ। वो मुझे कहता है वहां जाकर उस आदमी को पाने पर तू उसकी मदद ले। लेकिन वे मुस्लिम लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं और उनका आदिवासियों के साथ भी कोई अच्छा संबंध नहीं है। उस घर में अगर तुझे जाना है, उस घर में जाना है तो तुझे हिंदू पहचान से जाना होगा। तू मुसलमान है ये भी मत कहना। और तू निबली को ले गया है, वो जो आदिवासी लड़की है, चकमा लड़की है, वो ईसाई धर्म का पालन करती है, ये भी उसे ना कहे। वहां जाकर तुम दोनों अगर हिंदू पहचान दोगे तो वे तुम्हें जगह देंगे, अन्यथा वे किसी मुस्लिम या बेधर्मी, अपने धर्म के अलावा बाहर के धर्म के किसी इंसान को वे अपने घर में भी घुसने नहीं देंगे। ये बात मुझे निर्मल कहता है। ये निर्मल कहने के बाद मैं निर्मल की बात मानकर उसी तरह मुझे जो पता दिया त्रिपुरा राज्य के उस घर के अंदर मैं तब जाता हूँ। और जाने पर देखता हूँ कि बहुत बड़ा एक परिवार है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे लड़के हैं। वहाँ जाने के बाद मैं तब निर्मल राय की बात कहता हूँ तो एक बुजुर्ग आदमी मुझे कहता है कि बांग्लादेश में खागड़ा छड़ी में घर है, वो उसे जानता है। मैं तब उस आदमी को फ़ोन करवाकर निर्मल से बात करवाता हूँ। निर्मल तब उस आदमी को बता देता है कि हम यहाँ घूमने के लिए गए थे और हमारे वीज़ा में थोड़ी समस्या है, हम वापस आ जाएंगे, कुछ दिनों के लिए उनके घर पर रहेंगे। ये बात कहने के बाद निर्मल की बात पर उस भले आदमी ने, त्रिपुरा राज्य के उस भले आदमी ने मुझे तब उनके घर पर रहने दिया। मैं और निबिली तब वहाँ रह रहे हैं। पर वहाँ जाने के बाद मैं अपना खुद का नाम भी बदल देता हूँ। मैं अपना नाम रखता हूँ आशिक राय, मतलब हिंदू। और उसी तरह निबिली के नाम को मैं एक हिंदू नाम रखता हूँ, निबार रानी। मैं निबिली का नाम बदल कर रखता हूँ निबार रानी और अपना नाम बदलकर मैं आशिक रखता हूँ। उस घर में कुछ दिन रहता हूँ। रहने के बाद धीरे धीरे करके मैं तब निर्मल से संपर्क करता हूँ। संपर्क करने के बाद निर्मल ने मुझे कहा कि हमारा इलाका ठीक है, मैं चाहूँ तो हमारे इलाके में वापस आ सकता हूँ, ये उसने मुझे कहा। मैं वहाँ लगभग 5 से 7 दिन तक राय से ज़्यादा नहीं रहा और मैं निर्मल के माध्यम से जान पाता हूँ कि राखाई ने कोई झंझट नहीं की है, हमारे इलाके में नहीं आया है और ये बात हमारे इलाके का कोई नहीं जानता है। तो निबिली को वहाँ से मैं तब उसका नाम निबार रखने के बाद भी वहाँ कुछ दिन रहकर मैं उस जगह से फिर से बांग्लादेश में एंट्री लेकर, मतलब खागड़ा छड़ी चला आता हूँ अपनी निबिली को लेकर। उसे लेकर खागड़ा छड़ी आता हूँ। आने के बाद मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ तो माँ मुझे बहुत डांटती है, बहुत बुरा भला कहती है। मैं तब माँ से कहता हूँ कि माँ देखो, ऐसी ऐसी घटना है, मैं उसे उस जगह से लेकर आया हूँ, इस तरह। तब मेरी माँ कहती है कि ठीक है, एक काम कर, उसे मुस्लिम बना दे। और मेरी माँ भी निबिली को देखते ही बहुत पसंद करती है। वो दरअसल पसंद करने लायक ही लड़की है। वो जो चकमा लड़की है ये कोई नहीं कहेगा। उसके चेहरे पर चकमा होने का कोई निशान नहीं है। पूरी तरह से देखने पर लगता है कि मुस्लिम धर्म की कोई लड़की है। खैर, उसी तरह मेरी माँ तब खुद और 2-1 लोगों को बुलाकर निबिली को तब मुस्लिम बनाती है। हालांकि सब मना करते हैं कि चकमा लड़की को मुस्लिम बनाना ठीक नहीं होगा और इसके लिए कोई झंझट हो सकती है, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन मेरी माँ किसी की बात नहीं सुनती। किसी की बात ना सुनकर उसी तरह मेरी माँ निबिली को मुस्लिम लड़की बनाती है। मुस्लिम लड़की बनाकर, मुस्लिम बनाने के बाद निबिली तब मेरे घर पर ही रहती थी, मैं उसके साथ रहता था। इस तरह धीरे धीरे समय कट रहा है। कटते कटते एक समय निबिली बच्चा गर्भ धारण करती है, मतलब उसके पेट में बच्चा आता है। और जब बच्चा आता है, बच्चा आने के बाद राखाई को पता चल गया है कि मैं निबिली को लेकर अपने खागड़ा छड़ी इलाके में हूँ, यहाँ हूँ। राखाई तब मेरे इलाके में कोई झंझट न करके उनके जो आदिवासी सरदार होते हैं, उनके दल का एक सरदार है, उस सरदार के पास राखाई तब शिकायत करता है कि मैंने उसकी पत्नी को नशा कराकर, नशे की हालत में मैं उसकी पत्नी निबिली को लेकर भाग आया हूँ। और हमारे धर्म के जो सरदार हैं, राखाई के धर्म के, उस सरदार ने तब हमारे धार्मिक जो गुरु हैं, सरदार हैं मुस्लिम धर्म में, उनके पास शिकायत की कि देखो ऐसी ऐसी घटना है, तेरे धर्म का एक लड़का मेरे धर्म की एक लड़की को उसके पति के घर से इस तरह नशा कराकर लेकर आया है। मतलब राखाई ने एक बार के लिए भी ये नहीं कहा कि वो ताश के खेल में हार गया है और ताश के पैसे नहीं दे पाने पर उसने निबिली को मेरे हाथ में सौंप दिया है। ये अस्वीकार करके कहता है कि मैंने उसे नशे की हालत में रखा और घर से मैं जबरदस्ती निबिली को उठाकर ले गया। इस तरह जब मुझ पर आरोप लगाया जाता है, मैं लगभग कई महीनों तक माँ के साथ रहता हूँ। रहने के बाद मैंने फिर से जब देखा कि ऐसी कोई मुसीबत मुझ पर आने वाली है और हमारे इलाके के सरदारों ने कहा कि जैसे भी हो वे उनकी धार्मिक लड़की को लेकर जाएंगे, मेरे साथ रहने नहीं देंगे, एक बड़ी झंझट वे करेंगे, मैंने उस समय निर्मल से फिर से संपर्क किया। निर्मल ने मुझे वही बात कही, तू त्रिपुरा में जहाँ कहीं भी जा सकता है, वहाँ रह सकता है, लेकिन मुस्लिम पहचान नहीं देनी है, ना तुझे ना तेरी पत्नी को।
जब मैं समझ गया कि फिर से दोबारा राखाई यहाँ झंझट करेगा, मैं तब अपनी माँ से पैसे वैसे लेकर अच्छी तरह से माँ को समझाकर मैं तब खूब अच्छी तरह से इस राज्य को पार करके, मतलब बांग्लादेश पार करके बॉर्डर से अवैध रूप से मैं फिर से निबिली को लेकर मैं उस पार फिर से जाता हूँ, उनके घर पर फिर से जाता हूँ। और जाने के बाद उस समय मैं साथ में कुछ पैसे वैसे लेकर जाता हूँ, मुझे वहाँ जाकर व्यापार वाणिज्य करना है। तो वो लेकर जाने के बाद मैं तब उस घर पर जाता हूँ। जाने पर वे तब मुझे पहले जैसा जगह दिए थे या सम्मान किया था, उसी तरह मुझे फिर से वहाँ उनके घर पर जगह देते हैं और वहाँ मुझे रहने देते हैं। मैं तब निबी को लेकर वहाँ हूँ। तब उसका नाम है निबारानी और मेरा नाम है आशिक राय। उसी तरह हम दोनों मिलकर तब हिंदू धर्म का पालन करना शुरू करते हैं। हालांकि मैं चोरी छिपे नमाज पढ़ता था और मैं अपनी निबिली को नमाज पढ़ाता था कि नमाज पढ़ो। वो खुद भी नमाज पढ़ती थी, मैं भी नमाज पढ़ता था, तो दोनों नमाज पढ़ते थे। लेकिन बीच में वो भी हिंदू धर्म का पालन करती थी, मैं भी हिंदू धर्म का पालन करता था। उनके सामने सिर्फ मजबूर होकर कुछ पैसे वैसे लेकर गया हूँ। उन पैसों से मैं तब वहाँ एक दुकान करता हूँ। मैं त्रिपुरा राज्य में एक दुकान करता हूँ और दुकान करने पर ठीक ठाक पैसे में मेरे दुकान में आय उन्नति होती है। मैं कुछ माल उठाता हूँ, तो माल उठाने के बाद मेरी इनकम हो रही है और यहाँ निबिली के पेट का वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। पेट के अंदर बच्चा आने का भी लगभग समय हो रहा है। तो उस समय के अंदर मैं तो वहाँ व्यापार वाणिज्य कर रहा हूँ, पैसे अच्छे कमा रहा हूँ, हर तरह से बहुत अच्छा हूँ। तो निबिली को वहां से मैं तब उसका नाम निबार रखने के बाद भी वहां कुछ दिन रहकर मैं उस जगह से फिर से बांग्लादेश में एंट्री लेकर मतलब खागड़ा छड़ी चलाता हूँ अपने निबिली को लेकर। उसे लेकर खागड़ा छड़ी आता हूँ। आने के बाद मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ तो माँ मुझे बहुत डांटती है, बहुत बुरा भला कहती है। मैं तब माँ से कहता हूँ कि माँ देखो ऐसी ऐसी घटना है, मैं उसे उस जगह से लेकर आया हूँ। इस तरह तब मेरी माँ कहती है कि ठीक है, एक काम कर, उसे मुस्लिम बना दे। और मेरी माँ भी निबिली को देखते ही बहुत पसंद करती है। वो दरअसल पसंद करने लायक ही लड़की है। वो जो चकमा लड़की है ये कोई नहीं कहेगा, उसके चेहरे पर चकमा होने का कोई निशान नहीं है। पूरी तरह से देखने पर लगता है कि मुस्लिम धर्म की कोई लड़की है। खैर, उसी तरह मेरी माँ तब खुद और दो एक लोगों को बुलाकर निबिली को तब मुस्लिम बनाती है। हालांकि सब मना करते हैं कि चकमा लड़की को मुस्लिम बनाना ठीक नहीं होगा और इसके लिए कोई झंझट हो सकती है, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन मेरी माँ किसी की बात नहीं सुनती। किसी की बात ना सुनकर उसी तरह मेरी माँ निबिली को मुस्लिम लड़की बनाती है। मुस्लिम लड़की बनाकर मुस्लिम बनाने के बाद निबिली तब मेरे घर पर ही रहती थी, मैं उसके साथ रहता था। इस तरह धीरे धीरे समय कट रहा है। कटते कटते एक समय निबिली बच्चा गर्भ धारण करती है, मतलब उसके पेट में बच्चा आता है। और जब बच्चा आता है, बच्चा आने के बाद रखाई को पता चल गया है कि मैं निबिली को लेकर अपने खागड़ा छड़ी इलाके में हूँ, यहाँ हूँ। रखाई तब मेरे इलाके में कोई झंझट ना करके उनके जो आदिवासी सरदार होते हैं, उनके दल का एक सरदार है, उस सरदार के पास रखाई तब शिकायत करता है कि मैंने उसकी पत्नी को नशा कराकर, नशे की हालत में मैं उसकी पत्नी निबिली को लेकर भाग आया हूँ। और हमारे धर्म के जो सरदार हैं, रखाई के धर्म के, उस सरदार ने तब हमारे धार्मिक जो गुरु हैं, सरदार हैं मुस्लिम धर्म में, उनके पास शिकायत की कि देखो ऐसी ऐसी घटना है, तेरे धर्म का एक लड़का मेरे धर्म की एक लड़की को उसके पति के घर से इस तरह नशा कराकर लेकर आया है। मतलब रखाई ने एक बार के लिए भी ये नहीं कहा कि वो ताश के खेल में हार गया है और ताश के पैसे नहीं दे पाने पर उसने निबिली को मेरे हाथ में सौंप दिया है। ये अस्वीकार करके कहता है कि मैंने उसे नशे की हालत में रखा और घर से मैं जबरदस्ती निबिली को उठाकर ले गया। इस तरह जब मुझ पर आरोप लगाया जाता है, मैं लगभग कई महीनों तक माँ के साथ रहता हूँ। रहने के बाद मैंने फिर से जब देखा कि ऐसी कोई मुसीबत मुझ पर आने वाली है और हमारे इलाके के सरदारों ने कहा कि जैसे भी हो वे उनकी धार्मिक लड़की को लेकर जाएंगे, मेरे साथ रहने नहीं देंगे, एक बड़ी झंझट वे करेंगे। मैंने उस समय निर्मल से फिर से संपर्क किया। निर्मल ने मुझे वही बात कही, तू त्रिपुरा में जहां कहीं भी जा सकता है वहां रह सकता है, लेकिन मुस्लिम पहचान नहीं देनी है, न तुझे न तेरी पत्नी को। जब मैं समझ गया कि फिर से दोबारा रखाई यहाँ झंझट करेगा, मैं तब अपनी माँ से पैसे वैसे लेकर अच्छी तरह से माँ को समझाकर मैं तब खूब अच्छी तरह से इस राज्य को पार करके, मतलब बांग्लादेश पार करके, बॉर्डर से अवैध रूप से मैं फिर से निबिली को लेकर मैं उस पार फिर से जाता हूँ, उनके घर पर फिर से जाता हूँ। और जाने के बाद उस समय मैं साथ में कुछ पैसे वैसे लेकर जाता हूँ, मुझे वहां जाकर व्यापार वाणिज्य करना है। तो वो लेकर जाने के बाद मैं तब उस घर पर जाता हूँ। जाने पर वे तब मुझे पहले जैसा
जगह दिए थे या सम्मान किया था, उसी तरह मुझे फिर से वहाँ उनके घर पर जगह देते हैं और वहाँ मुझे रहने देते हैं। मैं तब निबली को लेकर वहाँ हूँ, तब उसका नाम है निबा रानी और मेरा नाम है आशिक राय। उसी तरह हम दोनों मिलकर तब हिंदू धर्म का पालन करना शुरू करते हैं। हालांकि मैं चोरी छिपे नमाज पढ़ता था और मैं अपनी निबली को नमाज पढ़ाता था कि नमाज पढ़ो, वो खुद भी नमाज पढ़ती थी, मैं भी नमाज पढ़ता था, तो दोनों नमाज पढ़ते थे। लेकिन बीच में वो भी हिंदू धर्म का पालन करती थी, मैं भी हिंदू धर्म का पालन करता था उनके सामने। सिर्फ मजबूर होकर कुछ पैसे वैसे लेकर गया हूँ। उन पैसों से मैं तब वहाँ एक दुकान करता हूँ। मैं त्रिपुरा राज्य में एक दुकान करता हूँ और दुकान करने पर ठीक ठाक पैसे में मेरे दुकान में आय उन्नति होती है। मैं कुछ माल उठाता हूँ, तो माल उठाने के बाद मेरी इनकम हो रही है और यहाँ निबली के पेट का वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। पेट के अंदर बच्चा आने का भी लगभग समय हो रहा है। तो उस समय के अंदर मैं तब वहाँ व्यापार वाणिज्य कर रहा हूँ, पैसे अच्छे कमा रहा हूँ, हर तरह से बहुत अच्छा हूँ। इस तरह लगभग 1 महीना व्यापार वाणिज्य करने के बाद एक दिन अचानक रात के समय जंगली हाथी आकर मेरी उस दुकान को तोड़ देते हैं। वहां मेरी एक ही दुकान थी और कोई दुकान पाट नहीं थी। लकड़ी से बनाकर लकड़ी के ऊपर बहुत सुंदर एक दुकान लगाई थी। तो सुबह जाने के बाद देखता हूं कि दुकान और दुकान का सामान कुछ भी नहीं है, मतलब जंगली हाथी पूरी दुकान को तोड़ दिए हैं। तो तब मैं बहुत असहाय हो जाता हूँ। मेरे पास तब ज़्यादा कोई पैसा वैसा नहीं रहता, बहुत गरीब हो जाता हूँ। और मेरे वहाँ जाने के बाद निबली, मतलब निबार रानी, उसका नाम वहाँ निबार रानी था, तब वहाँ की एक महिला को माँ कहती है। उस महिला को माँ कहती है। वो कहने के बाद वो महिला निबली को बहुत प्यार करती है, मतलब बहुत देखभाल करती है, प्यार करती है अपनी बेटी की तरह। बिल्कुल अपनी बेटी को जिस तरह प्यार दुलार करती है, उसी तरह उस लड़की को भी उसी तरह प्यार करती थी। मतलब निबली को बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। तो वो तब मुझे कुछ पैसे देती है। वो जो निबली जिस महिला को माँ कहती है, वो मुझे कुछ पैसे देती है और देने के बाद उसके पैसों से मैं तब फिर से व्यापार शुरू करता हूँ। त्रिपुरा राज्य में मैं तब एक और दुकान लगाता हूँ। एक दुकान तो हाथी तोड़ देते हैं, तब मैं थोड़ा लोगों के घर के आंगन में, मतलब लोगों के घर के आसपास, तब मैं एक और दुकान करता हूँ। तो जब वो दुकान कर रहा था, उस दुकान में ठीक ठाक इनकम हो रही थी, आय उन्नति अच्छी हो रही थी, इससे मैं चल रहा था। और इधर मेरी वो मासीमा, मैं उसे मासीमा कहता हूँ, वो फिर मेरी पत्नी की बहुत देखभाल कर रही है, प्यार कर रही है और मेरी पत्नी के लिए उसका बहुत लगाव और प्यार है। खुद ना खाकर निबली को खिलाती है और निबली को अपने हाथ से नहलाती है। वो निबली के सिवा कुछ नहीं समझती। इस तरह धीरे धीरे करके निबली के पेट में बच्चा बड़ा हो रहा है। मैं भी दुकानदारी कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। ऐसा करते करते एक स्थिति में हमें पता चलता है कि निबली का बच्चा हो जाएगा आज ही। ऐसा आभास ही हर जगह से आ रहा था। दरअसल वो जगह ऐसी थी, उसके आसपास ज़्यादा कोई अस्पताल क्लिनिक कुछ भी नहीं था। हालांकि मैंने निबली से कहा था कि मैं तुम्हें एक अस्पताल ले जाता हूँ, अस्पताल ले जाने पर शायद वहाँ तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, बच्चा वहाँ होने पर अच्छा होगा, चलो अस्पताल में। वो मुझे कहती है कि नहीं, अस्पताल नहीं जाऊँगी, बच्चा यहीं होगा, मतलब नॉर्मल होगा। उसे ऐसा लग रहा था। दरअसल उसकी उम्र बहुत कम थी, बहुत कम उम्र थी। दरअसल इतनी कम थी कि बताने लायक नहीं। इतनी कम उम्र की एक लड़की थी, फिर भी पेट में बच्चा हुआ। मैं तब दुकान पाट सब कुछ कर रहा हूँ और इस स्थिति के अंदर रात के समय बच्चा होगा। बच्चा होने के लिए हर तरफ से तैयारी। रात के लगभग 12 से 1 बजे के करीब बच्चा होगा। निबली तब बहुत रो रही है, अंदर बहुत दर्द महसूस कर रही है, बहुत चिल्ला रही है। मुझे लगा कि एक डॉक्टर को बुलाना शायद बहुत ज़रूरी था, मतलब बहुत ज़रूरत थी एक डॉक्टर को बुलाने की। तो मैं तब डॉक्टर के लिए विभिन्न जगहों पर तब भाग दौड़ कर रहा हूँ उस समय। लेकिन उस समय तो डॉक्टर मिलते नहीं हैं। उस दाई के माध्यम से ही तब बच्चा होगा। लगभग 2 घंटे तक वे कोशिश करते हैं बच्चे को बाहर निकालने की, लेकिन 2 घंटे में भी किसी तरह से बाहर नहीं निकाला जाता। 2 घंटे बाद ही तब अचानक अंदर से निबली के रोने की आवाज़ भी कम हो जाती है, मतलब रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बहुत देर तक जब सुनाई नहीं देती है, मैं तब घर के दरवाजे पर जाता हूँ। वे घर बेंत से बने हुए घर थे, मतलब बेंत से बने हुए घर। घर के दरवाजे पर जाने के बाद जब दरवाज़ा खटखटाता हूँ, मुझे तब वो मासी माँ दरवाज़ा खोल देती है। खोल देने के बाद मैं देखता हूँ कि निबली का खून इतनी मात्रा में निकला है कि घर से खून की धारा बाहर की ओर जा रही है और निबली की आंखों और चेहरे पर एकदम सूजन है। मैं तब पास जाता हूँ। पास जाने के बाद वे सब तब बुला रहे हैं, हर महिला उसे बुला रही है कि निबार रानी, निबार रानी, निबार रानी, इस तरह बुला रहे हैं, लेकिन निबार रानी की और कोई आवाज़ नहीं है। मैं तब निबली कहकर चिल्लाकर पास जाता हूँ। जाने के बाद मैं उसका मुंह पकड़कर हिलाता डुलाता हूँ और ठीक तभी मैं वो और दुनिया में नहीं है। जिस इंसान के लिए इतना कुछ किया, जिसे बांग्लादेश से लेकर मैं इंडिया, त्रिपुरा में भाग गया, जिसके साथ रहने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और
वही इंसान इतनी आसानी से, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली जाएगी, ये मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि निबली को मैं इतनी आसानी से खो दूंगा। वो मर गई और मर जाने के बाद तब सब मिलकर कह रहे हैं कि वो मर गई है। सब रो रहे हैं। सिर्फ मैं ही भी, उस परिवार का हर इंसान, जितने भी लोग थे, हर इंसान तब मेरे कंधे से कंधा मिलाकर रोया। सबकी आंखों से आंसू बहे। मैं निबली के पास कब बैठा रो रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे कोई होश नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि जिस इंसान के प्रति मेरा इतना प्यार था, इतना प्रेम था, इतनी ममता थी, वो इंसान इतनी आसानी से मुझे छोड़कर चली जाएगी, ये तो मेरी कल्पना में भी नहीं था। मेरी निबली, मेरे लिए पूरी दुनिया एक तरफ थी और निबली एक तरफ थी। ये निबली मुझसे खो जाएगी, मैं ये मान नहीं पा रहा था। आंसू भरी आंखों से तब बार बार निबली निबली कहकर रो रहा था, लेकिन मेरे रोने की आवाज पूरी दुनिया सुन भी ले तो भी मेरी निबली के कान में नहीं जा रही थी। सुबह होते ही उन्होंने तब फैसला लिया कि वे निबली को घर से बाहर निकालेंगे, और घर से बाहर निकालने के बाद मैंने देखा कि निबली को चिता पर उठाने के लिए उनके वहीं एक खाली जैसा आपका झुरमुट जैसा है, जहां वे धार्मिक उत्सव करते हैं, उस मंदिर के सामने ले जा रहे हैं। मेरा तब बार बार कहने का मन कर रहा था कि निबली तो असल में मुस्लिम बन गई है, उसने मेरे धर्म का पालन किया है, नमाज पढ़ी है, तो उसे चिता पर क्यों उठाया जाएगा। मैं उस जो महिला थी, मैंने उस महिला के कान में कहा कि देखिए, मेरी निबली लेकिन मुस्लिम हुई है, उसने लेकिन हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म अपनाया है, मैं उसे दफन करूंगा, मैं उसे चिता पर चढ़ाने नहीं दूंगा। उसने तब मुझे कहा कि नहीं, निबली ने मेरे साथ उसका धर्म पालन किया, हिंदू धर्म पालन किया है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज माने हैं, और हिंदू धर्म के जितने भी तरह के उत्सव हैं सब पालन किया है। वो कभी मुस्लिम नहीं हो सकती। मैंने उन्हें आखिर तक ये भी कहा कि विश्वास कीजिए, वो मूल रूप से चकमा थी, ईसाई धर्म मानने वाली एक लड़की थी। वहां से मैं उसे आपके वहां छद्म वेश में लाया, वहां से ले जाकर मैंने उसे मुस्लिम बनाया, और वो मुस्लिम अभी भी थी। जिस दिन वो मरेगी उससे पहले वाले दिन भी उसने घर में नमाज पढ़ी है, मेरे साथ उसी तरह नमाज पढ़ी है। उन्होंने तब कहा कि नहीं, इस बात का कोई मूल्य नहीं है, उसने उनका धर्म पालन किया है, उनके मंदिर गई है, उनके धार्मिक उत्सव पालन किए हैं, पूजा की है, इसलिए उसे अब वहां से लाया नहीं जाएगा, उस धर्म के अनुसार उसे चिता पर जलाया जाएगा। मैं चिल्लाकर हर इंसान के पास जाकर कह रहा था कि ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये अपराध है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है, उसे चिता पर मत दीजिए। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। सबने कहा कि मेरी पत्नी के मरने के बाद मैं पागल हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं, ऐसा कह रहे थे। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, और उसी तरह उन्होंने मेरी मुस्लिम पत्नी को चिता पर उठाकर जला दिया, मेरे सामने ही। मेरे प्यार के इंसान का पूरा शरीर जलकर राख हो गया, और साथ ही राख हुआ उसके पेट में पल रहा बच्चा। बच्चा भी वे निकाल नहीं पाए थे। पेट के अंदर बच्चा होते हुए वो मर गई, और पेट का बच्चा भी मर गया। एक दाई थी, उसने ये बताया। उसी तरह माँ और बेटे को चिता पर जला दिया जाता है, वहां जल जाता है। जलने के बाद मैं तब और व्यापार वाणिज्य की ओर कोई ध्यान नहीं देता हूं, मेरा और ध्यान नहीं है। मैं उनके वहां रह रहा हूं, खा रहा हूं, उनके धर्म का भी पालन नहीं कर रहा हूं, अपने तरीके से अल्लाह को याद कर रहा हूं। ऐसा करते करते एक स्थिति में मुझे लगा कि मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊंगा। मेरी माँ भी बहुत बीमार थी। माँ से संपर्क किया, माँ ने भी कहा माँ बहुत बीमार है, और मैं तब माँ को देखने के लिए बांग्लादेश आता हूँ। वहाँ से बांग्लादेश आता हूँ, और बांग्लादेश आने के बाद उसी तरह मेरे ऊपर फिर से वो कहर शुरू होता है। फिर से वो राखाई के लोग आते हैं हमारे घर पर, उनके धार्मिक लोग आकर मेरे घर के दरवाजे तोड़ने लगते हैं, मुझे लेकर जाएंगे, मुझे नहीं रखेंगे। माँ तब मुझे उसी तरह कहती है कि मुझे जितना भी कष्ट हो, जितना भी दुख हो, मैं रह जाऊंगी, तू चला जा यहाँ से, तू मत रह, क्योंकि अगर तू रहेगा तो वे तुझे किसी भी समय घर से उठा लेंगे, तुझे मार डालेंगे, तू मर जाएगा, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, तू चला जा। सिर्फ
माँ के चेहरे की ओर देखकर मैं फिर से उसी त्रिपुरा राज्य में वापस आने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। यहाँ आकर मैं वहाँ के लोगों के साथ घुल मिलकर रहता हूँ। मैं अपने तरीके से अपने धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन यहाँ के कोई भी लोग मुस्लिम नहीं हैं। वे सब विधर्मी हैं, पर मैं सिर्फ अपने धर्म का पालन करके टिका हुआ हूँ। ऐसा करते करते एक दिन अचानक निर्मल के माध्यम से खबर मिली कि बांग्लादेश में रहने वाली मेरी माँ गुजर गई है। और माँ जिस दिन गुजरी उस दिन राखाई सहित राखाई के धर्म के जितने भी लोग थे सब मेरी माँ की लाश के पास खड़े थे। निर्मल ने बार बार कहा कि तुम मत आना, तू आएगा तो तुझे मार डालेंगे। वे बहुत लोगों को लेकर आए हैं, तुझे आने पर वे मारेंगे। मुझे तब मेरी माँ की लाश देखने के लिए जाने नहीं दिया गया और मैं अपनी माँ की लाश देखने भी नहीं गया। मेरे इलाके के लोग खागड़ा छड़ी के एक कब्रिस्तान में मेरी माँ को जनाजा पढ़कर दफन करते हैं। माँ की कब्र में मिट्टी देने के लिए 3 दिन बाद मैं घनी रात के अंधेरे में बांग्लादेश जाता हूँ और माँ की कब्र में मिट्टी देता हूँ। माँ की कब्र को गले लगाकर फूट फूट कर रोता हूँ। जान के डर से मैं रात को ही फिर से भागकर त्रिपुरा चला आता हूँ। आज लगभग कई साल हो गए हैं मैं त्रिपुरा में हूँ। मैंने फिर से एक दुकान लगाई है और उस दुकान की आय उन्नति से मैं अच्छी तरह से गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ बीच बीच में बंगाली लोग आते हैं। वे बांग्लादेश के विभिन्न उत्पाद यहाँ लाकर बेचते हैं और यहाँ से बहुत सारे मादक द्रव्य सहित बहुत कुछ वे बांग्लादेश में बेचने के लिए ले जाते हैं। मैं आज भी कह नहीं सकता कि मैं बंगाली हूँ या इंडियन। त्रिपुरा के लोगों के साथ रहते रहते मैं जैसे उनके धार्मिक इंसान जैसा हो गया हूँ। बीच बीच में अगर कोई पूछता है कि मैं किस धर्म का पालन करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू या ईसाई या बौद्ध, मैं किस धर्म का इंसान हूँ मैं खुद भी नहीं जानता। मैं मूल रूप से किसी धर्म का पालन नहीं करता हूँ। मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से आपके ये कार्यक्रम मैं YouTube पर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छिन्न भिन्न, जिसके सिर के ऊपर कोई आसमान नहीं, पैर के नीचे कोई मिट्टी नहीं, उस इंसान की जिंदगी की कहानी आज मैंने आपको बताई। मुझे नहीं पता भाई बांग्लादेशी इंसान, मैं आशिक, आप मेरी कहानी पढ़ेंगे या नहीं। अगर पढ़ेंगे तो मुझसे थोड़ा संपर्क कीजिएगा। ये मेरा नंबर, अगर कॉल करने पर ना पाए तो इस नंबर पर मेरा ईमो, व्हाट्सएप सब कुछ है, आप मुझसे संपर्क कर पाएंगे। आपके लिए बहुत दुआएं, प्यार। त्रिपुरा राज्य से बांग्लादेश में आशिक। प्रिय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक खागड़ा छड़ी के भाई, जो वर्तमान में इंडिया त्रिपुरा राज्य में रह रहा है, आशिक की जिंदगी की वास्तविक कहानी शुरू से अंत तक मेरे मुंह से सुनने के लिए। आशिक की कहानी सच में एक हृदय विदारक दुखद घटना थी। इस निबिली चकमा लड़की को पाने के लिए आशिक ने बहुत कुछ किया है और आखिरकार अल्लाह उसे ले गया। दरअसल मैं एक बात बहुत निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस चीज की हम बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं, जिस इंसान को हम अपनी जिंदगी में हमेशा रखना चाहते हैं, जिसे ना पाने पर खुद नहीं रहेंगे, जिएंगे नहीं, जिस इंसान के प्रति हम बहुत लगाव और प्यार दिखाते हैं, पता नहीं क्यों वो इंसान हमारी जिंदगी से सबसे पहले खो जाता है। जिसे बहुत संभाल कर रखते हैं वही क्यों पता नहीं बहुत जल्दी हमसे चला जाता है। मैंने किसी दिन मुस्लिम धर्म के एक मौलवी से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है। किसी इंसान को जब इतना प्यार करते हैं, इतना कुछ करते हैं, क्यों ये इंसान हमें सबसे पहले छोड़कर चला जाता है। जिसे हम सारी जिंदगी साथ रखना चाहते हैं वो क्यों इतनी आसानी से खो जाता है। तो हमारे उस मुस्लिम धर्म के मौलवी ने मुझे जो कहा, उन्होंने मुझे कहा, हम एक समय हम इंसानों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं, मतलब अत्यधिक प्यार दिखाते हैं, और इंसानों से प्यार करते करते हम तब ईश्वर को भूल जाते हैं। उस इंसान को इतना प्यार करते हैं कि ईश्वर को भी भूलकर उस इंसान की पूजा करने लगते हैं। एक समय ईश्वर नाराज हो जाते हैं कि वो क्यों मेरी रचना को इतना प्यार करता है, मुझे क्यों प्यार नहीं करता। एक समय ईश्वर अपनी इच्छा से आपके पसंदीदा इंसान को आपसे ले जाते हैं और ले जाने के बाद आप फिर से अल्लाह के बंदे अल्लाह के पास लौट आते हैं। ये शायद ईश्वर का एक खेल है। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे कितना समझकर कहा, पर वो एक धार्मिक मौलवी थे, उन्होंने मुझे ये बताया। इसलिए इस दुनिया में जिसे जितना ज्यादा प्यार करेंगे वो आपकी जिंदगी से उतनी ही तेजी से खो जाएगा। दोस्तों, आशिक और निबिली की कहानी खागड़ा छड़ी और त्रिपुरा राज्य 2 देशों को घेरे हुए थी। तो वहां मैं तो ना उनके धर्म का इंसान हूं, ना ये सब समझता हूं। जितना उन्होंने मुझे लिखा मैंने अपने तरीके से कोशिश की है आपको समझाने की, और मैंने अपने तरीके से सारांश करके आपको सुनाया है। अगर कहानी में कोई जगह समझ ना आई हो तो मुझे लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। एक अनुरोध, कहानी के बीच में कोई गलती त्रुटि हुई हो तो क्षमा की दृष्टि से देखिएगा, क्योंकि ये कहानी विभिन्न धर्मों के अनुसार कहानी थी, इसलिए मुझसे शायद कई गलतियां हो सकती हैं। दोस्तों, अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए यहीं विदा। आपसे मेरी मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और की वास्तविक जिंदगी की कहानी लेकर। तब तक सब स्वस्थ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।